हमें पता है कि एक मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटम इस तरीके से है कि दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके इर्द गिर्द डिफरेंट शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं और हमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन डिफरेंट शेल्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं और जो लास्ट शेल है एक किसी एटम का उसको हम बेसिकली वैलेंस शेल कहते हैं और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हमने ये भी देखा था और हमें ये भी पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करे, एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व करे E is equals to HF in the form of फोटोन ऑब्जॉर्व करे या एमिट करे तो वो एक अगर ऑब्जॉर्व करेगा तो एक शेल से ये जो शेल है वो लोअर एनर्जी का शेल है और ये जो शेल है वो हायर एनर्जी का शेल है, ये भी हायर एनर्जी का शेल है। तो अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाना है तो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना है, अदरवाइज जो एनर्जी को है वो एमिट करना है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो इसी तरीके से जब और ये जो शेल्स हैं ये बेसिकली इनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, हर शेल की स्पेसिफिक एनर्जी है। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यानी एक एटम को दोबारा से बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, ये एक वैलेंस शेल है अगर, तो हमने देखा था कि इसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, ठीक है, जिसे मैं EV कह रहा हूँ। वैलेंस शेल की स्पेसिफिक एनर्जी होगी और ठीक है, इसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी मिले कि इससे इस शेल से बाहर चला जाए तो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और इस तरीके से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं कह रहा हूँ, इनकी भी कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी, स्पेसिफिक एनर्जी में होगी। तो उस एनर्जी को मैं अगर लेट्स से EF कह रहा हूँ, ठीक है, तो अब अगर ये एक एटम है तो उनकी एनर्जी जो है वो इस तरीके से होगी। लेकिन जब एक हमारे पास मल्टीपल एक मटेरियल है, पूरा कोई मटेरियल है, तो उसमें अगर हम छोटा सा भी इसका चंक लें तो उसमें बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे, यानी एक एटम इस तरीके से बहुत सारे एटम होंगे और जो कि एटम सिमिलर किस्म के होंगे तो हमें लगे रहा है कि जो उसके वैलेंस शेल है उसकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। लेकिन जब अगर हम इन सब को इकट्ठा कंसीडर करेंगे तो देखें कि दोनों के पास होने की वजह से ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी फोर्स इम्प्लीमेंट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही होगी। तो जो बेसिकली ये फोर्स है, ये जो फोर्स है इनकी एक प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वो ही डिसाइड कर रहा है कि एनर्जी लेवल इस सेल का कितना है। ठीक है, तो अब अगर हम इनकी बात करेंगे तो जो वैलेंस सेल है, यानी एक मटेरियल की बात करेंगे, कोई भी एक डिफरेंट मटेरियल है, तो उसकी जब हम एनर्जी लेवल, यहाँ पे अगर कोई एनर्जी लेवल देखें मटेरियल की फॉर्म में, तो कोई एक स्पेसिफिक होगा, किसी की एक स्पेसिफिक रेंज में हमें एनर्जी मिलेगी, यानी किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन जो वैलेंस सेल में जितने भी वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, लेकिन मिलती जुलती होगी। तो एक किस्म का हमें बैंड मिल जाएगा, जिसको हमने देखा था कि हमें वैलेंस बैंड मिल कहलाता है। इस तरीके से अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी एक बैंड, उनकी भी एनर्जी एक बैंड की फॉर्म में होगी, और उसमें जो उस बैंड को हम कहेंगे कि ये कंडक्शन बैंड है। और दरमियान में ये गैप जो है, जो एनर्जी का गैप है, इस एनर्जी के लेवल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसको हम कह रहे हैं कि ये फॉरबिडन गैप है। यानी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ये जो लेवल है उसको अचीव नहीं करता। अब हम अगर मटेरियल को कैरेक्टराइज करना चाहें तो हमने देखा था कि अगर ये फॉरबिडन गैप, यानी ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो ये फॉरबिडन गैप है, ये कम हो, तो अगर जो फॉरबिडन गैप है ये कम हो, छोटा हो, तो वो एक कंडक्टर कहलाता है, यानी वो मटेरियल कंडक्टर होगा। अदरवाइज ये जो मटेरियल है ये इंसुलेटर होगा। या इसको हम डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, इंसुलेटर को एक दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक। अब इसमें देखें कि जो कि फॉरबिडन गैप, बेसिकली इसको मैं दोबारा से कहता हूँ कि हमारे पास एक एनर्जी का लेवल है, ठीक है, ये बैंड जो है वो वैलेंस बैंड है, और ये जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड है, और दरमियान में हमारे पास फॉरबिडन गैप है। अगर ये फॉरबिडन गैप, और इसी तरीके से ये, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये इंसुलेटर है, और कंडक्टर में बिल्कुल ये जो गैप है वो इंतहाई छोटा होता है, यानी ये जो गैप है वो बहुत छोटा है, यहाँ पे जो गैप है वो बड़ा है। तो ये अगर कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और ये फॉरबिडन गैप है, तो ये गैप बहुत कम है बनिस्बत इसके, तो इसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर की एक ख़ास बात यह है कि अब देखें यहाँ पे एनर्जी का जो गैप है वो बहुत कम है, यानी अगर मैं यहाँ पे एक एटम बनाऊँ जो कि कंडक्टर का एक एटम है, उसमें वैलेंस शेल में और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कंडक्शन बैंड में जो है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका एनर्जी का गैप बहुत कम है, यानी एक तो कोई भी जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिले तो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इंसुलेटर है उसको एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, यानी ई जो एनर्जी चाहिए होती है इज इक्वल्स टू एच एफ, वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ताकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो इसी वजह से जो कंडक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा फ्री चार्जेस होते हैं, लेकिन जो इंसुलेटर है उसमें इतने फ्री चार्जेस नहीं होते। तो इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जैसे ये कंडक्टर में जितने भी फ्री चार्जेस हैं, अगर ये यहाँ पे एक कंडक्टर है
न्यूट्रल। यहाँ पे मैं अगर एक चार्ज हल्का सा ऐड करूँ तो ये सारे चार्जेस सरफेस पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसकी वजह से जो मोशन जो और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर में इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। इंसुलेटर में अगर, और इस इंसुलेटर में जो भी चार्जेस हैं वो बाउंड चार्जेस हैं, बाउंड चार्जेस हैं, यानी वो फिक्स्ड है। यानी अगर मैं अगर एक इंसुलेटर लूँ, अगर मैं एक ऐसा मटेरियल लूँ इंसुलेटर का और उसमें मैं डिफरेंट चार्ज नेगेटिव इसमें डाल दूँ, तो वो नेगेटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, वो बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। तो बेसिकली इसी तरीके से अब अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल दूं इंड्यूस, लेकिन हम इस पे चार्ज इंड्यूस करा सकते हैं। वो किस तरीके से करा सकते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक इंसुलेटर है या डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। लेट्स से कि एक डाइलेक्ट्रिक है और लेट्स से एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव रॉड इसके करीब लेकर आता हूँ, तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्जेस इधर से इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कह रहे हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस हो गया। ये किस तरीके से हो गया, इसकी मैं बेसिकली फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल के लेट्स से कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक एटम है, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस पे बेसिकली नेगेटिव क्यू है ये, और ये जो है पॉजिटिव क्यू है। यानी इसको अगर आप फर्दर देखें तो इस तरीके से है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ या कोई चार्ज लेकर आऊँ, अच्छे कि मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लेकर आता हूँ इसके करीब, अब बेसिकली ये रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड। तो इलेक्ट्रिक जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊँ, तो हमें पता है कि कॉलम लॉ के अकॉर्डिंग एक ये जो इलेक्ट्रॉन है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी है और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी है, और यूजुअली जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से बेसिकली जो ये इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हुए ज़्यादा देर इधर जो है वो ज़्यादा देर यहाँ पर लगाएगा। यानी जैसे ये मूव कर रहा है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इसकी ट्राजेक्ट्री है वो थोड़ी सी टेढ़ी सी हो जाएगी, इस तरह से ट्राजेक्ट्री हो जाएगी। तो इस वजह से बेसिकली चूँकि ये ज़्यादा देर इधर मूव कर रहा है, तो अगर हम देखें तो एक डायपोल से क्रिएट हो जाएगा। यानी ये अब ये इसको बेसिकली क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये फोर्स ऑफ एक रिपल्जन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से अब जो ये सेंटर है, ये जो सेंटर है ये बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा साइड पे, और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ट्राजेक्ट्री जो है
वो थोड़ी सी, यानी अब अगर सर्कल थी तो ये एलिप्सॉइडल उसकी ट्रैजेक्टरी बन जाएगी। तो इन दी एंड हम देखेंगे कि इस तरीके से हमारा जो एटम है वो पॉजिटिव, थोड़ा एक नेट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, नेट नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो सेंट्राइड शिफ्ट हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको उसको हम एक डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक। और बेसिकली अब देखें कि एक किस्म का यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल सा बन जाता है कि जब हम एक चार्ज जो है वो लेकर आए, तो इस वजह से एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की फॉर्मेशन को हम बेसिकली पोलराइजेशन भी कहते हैं, कि हमारा जो एक एटम है वो पोलराइज्ड हो गया है जब हम एक चार्ज जो है वो एक एटम की। और इस पोलराइजेशन को बेसिकली अगर हम लेट्स से कि अगर एक स्मॉल एक स्मॉल बेसिकली एटम है, तो इसको हम डी पी डिफरेंशियल बेसिकली पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर एक स्मॉल है तो एक डिफरेंशियल एलिमेंट उसका डी पी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और क्यू डी, ठीक है। और ये क्यू जो है बेसिकली ये चार्ज को रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की कॉम्बिनेशन को, जिसकी वजह से ये जो एटम का सेंट्रॉइड है, यानी जो सेंटर है वो शिफ्ट हो गया है बाय डिस्टेंस टी के, और ये वो डिस्टेंस टी के। तो इसको हम पोलराइजेशन बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा इस तरीके से लिख रहा हूँ कि यानी अगर हमारे पास जो सेंट्रॉइड शिफ्ट हुआ है एक डिस्टेंस टी, और हमारा एक एटम बेसिकली न्यूट्रल एटम पोलराइज्ड हो गया, यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक चार्ज इंड्यूस हो गया उस पर, ठीक है। तो इसको हम पोलराइजेशन कह रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया है, ठीक है। और इस पोलराइजेशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं बेसिकली, जो एक स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट है उसको मैं क्यू डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो क्यू है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, यानी प्लस और नेगेटिव दोनों का। और ये डी जो है जिस डिस्टेंस से, जितना डिस्टेंस है जो सेंट्रॉइड है हमारी ये शिफ्ट हुआ है उसका डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर हम बेसिकली एक पूरे मटेरियल की पोलराइजेशन देखें, यानी अगर एक अब ऑब्वियसली जब हम रियल वर्ल्ड में बात करेंगे तो हम एक मटेरियल लेंगे और उसकी पोलराइजेशन देखना चाहेंगे, तो जो टोटल पोलराइजेशन है पीटी वो हम किस तरीके से देख सकते हैं। लेट्स से कि जो हम बेसिकली क्या करेंगे कि जितने एक मटेरियल में, अब जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक मटेरियल में पास करें, एक इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटर है, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो पूरे मटेरियल में बेसिकली इस तरीके से डायपोल बन जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, एक पूरा मटेरियल है तो इस तरीके से डायपोल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेट्रा। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो इस तरह के डायपोल बन जाएंगे। अब इस पूरे मटेरियल की अगर मैं पोलराइजेशन देखना चाहूँ तो मुझे जितने भी डायपोल हैं, यानी अब हमने एक एटम की देखी थी तो उसकी पोलराइजेशन हमने इस तरीके से देखा है। अब पूरे मटेरियल की देखना चाहूँगा तो मैं सबको ऐड करूँगा। लेट्स से कि अब टोटल नंबर ऑफ डायपोल हैं, लेट्स से उनका नाम n है, और इसका पूरा वॉल्यूम लेट्स से
जो इस पूरे मटेरियल का जो पूरा वॉल्यूम है वो डेल वी है, ठीक है। तो जो टोटल पोलराइजेशन है पी टी, उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 से लेकर एन डेल वी, ठीक है। और मैं क्या कहूँगा कि डी पी आई, ठीक है, यानी सबको ऐड कर दिया मैंने। अगर इसको आप देखें तो ये बेसिकली डी पी वन प्लस डी पी टू प्लस डी पी थ्री सो ऑन सो फोर्थ। तो ये टोटल जो पोलराइजेशन है इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फर्दर हम अगर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर को देखना चाहें तो उसको हम बेसिकली इसको लेट्स से कि ये फ़िलहाल डायपोल है, ये पोलराइजेशन नहीं है, डायपोल है, ये भी डायपोल है लेट्स से, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर निकालना चाहें तो वो निकल आएगा पी ठीक है। वो बेसिकली है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम सच दैट वॉल्यूम इज अप्रोचिंग टू ज़ीरो। यानी अगर हम ये देखें तो ये बेसिकली जो मैं पोलराइजेशन कह रहा था वो पोलराइजेशन नहीं बल्कि डायपोल मोमेंट है और उसका पर यूनिट वॉल्यूम सच दैट वॉल्यूम इज अप्रोचिंग टू ज़ीरो, वो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। और इसका जो यूनिट है वो बेसिकली कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ये जो बेसिकली अगर हम फर्दर इसको देखें कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है ये डिफरेंट मैकेनिज़्म से जो है वो डिफरेंट मैकेनिज़्म से ये पोलराइजेशन एक मटेरियल में एग्जिस्ट कर सकती है। और वो मैकेनिज़्म हम बेसिकली ब्रीफली देखेंगे। एक तो बेसिकली हमने अभी देखा है कि जो सेंट्रॉइड शिफ्ट हो जाते हैं उसको हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है, ठीक है। एक सेकंड जो है वो है डायपोल और ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, ठीक है। अब कुछ मटेरियल्स हैं जो कि परमानेंट डायपोल होते हैं, यानी परमानेंट डायपोल हैं, यानी अगर हम एक मटेरियल देखें तो उसमें इस तरीके के परमानेंट डायपोल एग्जिस्ट करते हैं। कुछ भी उनकी एग्जांपल आई थिंक H2O भी एक डायपोल बनाता है। तो उस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली ये डायपोल जो हैं वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसमें क्या होता था कि यहाँ पे बेसिकली ये न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो एटम है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाते हैं, जो थोड़ा सा स्ट्रेच होते हैं तो उसकी वजह से जो डायपोल बनना शुरू होता है। यहाँ पे कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें ओरिजिनली डायपोल एग्जिस्ट कर देते हैं, परमानेंट डायपोल, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं
तो उसकी वजह से जो परमानेंट डायपोल हैं वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। उसकी वजह से अब पोलराइजेशन जो एग्जिस्ट करती है उसको हम डायपोल या ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन कह सकते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड है वो है बेसिकली आयोनिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन, ठीक है। यानी लेट्स से कि जैसे NaCl है, दो आइंस हैं इसमें, प्लस और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स में, तो उस केस में भी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो पोलराइजेशन एग्जिस्ट करती है वो क्या करती है कि जो नेगेटिव आइन है या पॉजिटिव आइन का है उसको डिस्प्लेस करना शुरू कर देती है। तो उस केस में जो पोलराइजेशन होती है उसको हम आयनिक पोलराइजेशन कहते हैं, ड्यू टू आइंस ड्यू टू परमानेंट डायपोल्स। इसी तरीके से लेट्स से कि अब अगर हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम बेसिकली लिख सकते हैं कि यानी अगर हम एक इन्फिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट R तक एक स्पेसिफिक पॉइंट R तक अगर एक चार्ज को लेकर आए तो जो पोटेंशियल हमने देखा था उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी R, ठीक है, E.dl की फॉर्म में, ठीक है। और अगर हमारे पास E जो है वो गिवन है Q 4πε0 R स्क्वायर और ये AR है, तो जो V निकलेगा वो निकलेगा 4πε0 R, ये हमारा पोटेंशियल निकलेगा, ठीक है। और अगर हम बेसिकली इसी तरीके से देखें कि अगर ये एक रेडियस R1 है और ये एक रेडियस R2 है, ठीक है, तो इस पूरे रेडियस पे जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा और इस पूरे रेडियस पे जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और लेकिन जो या इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हमने देखा था कि वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q 4πε0 1/R2 minus 1/R1। एक Q चार्ज की वजह से। इसी तरीके से अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं यहाँ पे तो सुपरपोजिशन थ्योरम की थ्रू हम ये देख सकते थे कि जो पोटेंशियल होता है, यानी अगर यहाँ पे मल्टीपल चार्ज होते हैं, मल्टीपल चार्जेस होते हैं, तो अगर लेट्स से जैसे हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस थे तो हम फील्ड देखना चाहते थे यहाँ पे, तो हम क्या करते थे कि जितने भी चार्ज हैं, यानी अगर हम फील्ड कोलम लॉ ये कहता है कि जो QiQ 4πε0 RI स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम फील्ड देखना चाहते हैं तो फील्ड हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू QE और F/Q इज इक्वल्स टू E, यानी इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो E इज इक्वल्स टू F/Q, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये फील्ड भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल है QI 4πε0 RI स्क्वायर की फॉर्म में। तो सिमिलरली इसी आर्गुमेंट में जब हम पोटेंशियल देखेंगे तो जो हमारे पास पोटेंशियल भी आ जाएगा, यानी अगर मैं इसको दोबारा लिखूँ कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है
कोई भी पॉइंट है और यहाँ पे बंच ऑफ चार्जेस हमने रखा है, बंच ऑफ चार्जेस है क्यू आई, यानी Q1, Q2, Q3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं Q। तो जो ये फोर्स फील करेगा उसको हम कह रहे हैं कि ये कूलम लॉ I इज इक्वल्स टू 1 to n जितने चार्जेस हैं QI, Q 4πε0 R I स्क्वायर, और ये जो डायरेक्शन है AR फोर्स की उसकी फॉर्म में। अब हमें पता है कि जो F है वो इज इक्वल्स टू QE है, जो हमारे पास E है वो इक्वल हो जाएगी F/Q। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है वो हो जाएगी समीशन I इज इक्वल्स टू 1 से n QI 4πε0 RI स्क्वायर, और ये हो जाएगा ARI। इस तरीके से हमने देखा है कि जो पोटेंशियल है वो E.dl, ठीक है, V के इक्वल है -∞ टू R। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट पोटेंशियल है वो भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं I n QI R माइनस बेसिकली जो डिस्टेंस है या R, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर है तो यहाँ पे RI हो जाएगा, सिंपल RI, और 4πε0। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। अब बेसिकली ये मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर पोलराइजेशन को देख रहे थे तो लेट्स से कि अब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस के अलावा के बजाय सिर्फ दो चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस Q, ठीक है, और एक स्पेसिफिक पॉइंट है P, यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक पॉइंट है ये है R। अगर मैं यहाँ से एक सिंपल लाइन खींचूँ वो ये है, और इसी तरीके से यहाँ से जो सिंपल लाइन है वो एक ये है, ठीक है। अब अगर और बेसिकली ये जो लाइन बन रही है वो थीटा बन रही है, ठीक है। तो अब बेसिकली ये देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जो यहाँ से जो डिस्टेंस बन रहा है उसको मैं R प्लस कह रहा हूँ, और जो नीचे से जो डिस्टेंस बन रहा है नेगेटिव Q चार्ज से उसको मैं कह रहा हूँ R नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम डिफरेंट चार्जेस को ऐड कर सकते थे और उसका पोटेंशियल निकाल सकते थे, इस तरीके से हम इन दो चार्जेस का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हम जो पोटेंशियल निकाल लेंगे तो वो आएगा Q 4πε0 1/R प्लस नेगेटिव R माइनस। अब चूँकि ये जो R है, ये जो दरमियान वाला वेक्टर है R, और अगर मैं इसका डिस्टेंस लूँ ये Q से, जो एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पे खींची है इस R से, ताकि हम बेसिकली उसको मैं कह रहा हूँ कि ये D है, ठीक है, यानी सॉरी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैं कह रहा हूँ कि ये D है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, और ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि D जो है वो बहुत स्मॉल है R से, यानी जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इतना दूर है
कि डी जो है बेसिकली, यानी ये जो हमारा डिस्टेंस है पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू, इसको मैं डी कह रहा हूँ। और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ और इनको एक्सटेंड करूँ, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पी, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है आर, लेट्स से ये आर है, और हम कह रहे हैं कि ये डी जो है वो, ये डी इस आर से बहुत कम है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बेसिकली ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली हाफ हाफ है, यानी d/2 है ये भी और ये भी d/2 है, ठीक है। और अब अगर मैं इसको इस तरीके से कह दूं तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है, तो यानी इस ट्रायंगल से ये लेंथ, ये अगर Q है और ये R प्लस है, ओह आई एम सॉरी, मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ। यानी हमारे पास, हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ से एक स्मॉल डिस्टेंस है r, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा P। ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह रहे हैं कि ये d/2 है, और ये वाला भी जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको भी d/2 कह रहे हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला डिस्टेंस है उससे मैं एक, इस ट्रायंगल को मैं दोबारा से बना रहा हूँ, यानी ये Q है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है d/2 का। यहाँ से एक मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ से भी मैं लाइन खींच रहा हूँ P, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है R है, ये डिस्टेंस है R प्लस, ये डिस्टेंस R प्लस है, ये R है, और ये डिस्टेंस है R नेगेटिव। अब देखें कि ये जो लेंथ है R, ठीक है, ये R इस R प्लस से बड़ी है। कितनी बड़ी है कि अगर मैं R प्लस में ये लेंथ ऐड कर दूं, ये वाली लेंथ ऐड कर दूं, तो बेसिकली मैं, यानी R प्लस में मैं अगर ये लेंथ ऐड कर दूं तो मैं R तक पहुंच जाऊंगा। तो R प्लस में मैं अगर d/2 cos थीटा ऐड कर दूं तो मैं R तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखें कि जो R से R नेगेटिव है वो लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, और कितनी बड़ी है वो मैं देखूं तो, यानी R नेगेटिव में अगर मैं R में प्लस d/2 ऐड कर दूं तो वो cos ऑफ थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब किस केस के लिए है कि जब d इज़ अप्रॉक्सीमेटली लेस देन R, यानी बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, बहुत ज़्यादा स्मॉल है R से। तो हम R प्लस को बेसिकली R की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो R प्लस जो है वो वो इक्वल हो जाएगा R माइनस d/2 cos ऑफ थीटा, ठीक है। और R नेगेटिव जो है वो इक्वल है R d/2 cos ऑफ थीटा के। इसी तरीके से जो इन्वर्स भी है, यानी अगर मैं इसका इन्वर्स ले लूँ तो वो भी इक्वल हो जाएगा 1/r प्लस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्सीमेटली इस वजह से कि हमने ये कंडीशन लगाई है, तो वो भी इक्वल हो जाएगा R माइनस d/2 cos ऑफ थीटा। इसको मैं जो 1/r प्लस है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास
approximately r minus d by 2 cos of theta इन्वर्स, और उसको अगर हम फर्दर आर इन्वर्स कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ थीटा टू आर। इस तरीके से जो आर इन्वर्स नेगेटिव वो अप्रॉक्सीमेटली कर हो जाएगा आर प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ थीटा इन्वर्स, और वो फर्दर इक्वल है हमारे पास आर इन्वर्स 1 माइनस डी टू आर कॉस ऑफ थीटा। तो बेसिकली इन वैल्यूज़ को जब हम अपने पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर प्लस माइनस 1 ओवर आर माइनस, तो जो हमारे पास पोटेंशियल निकल आएगा वो निकल आएगा क्यू डी कॉस ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि जो क्यू डी कॉस ऑफ थीटा है, ठीक है, उसको मैं बेसिकली ये अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो बेसिकली इसको मैं फर्दर इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि V is equals to P dot AR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है, जबकि जो P है वो P अभी हमने देखा है कि वो इक्वल है क्यू डी के। तो ये जो पोटेंशियल है हमारे पास एक डायपोल की वजह से हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने अभी कुछ देर पहले इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर भी देखा था कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो वेक्टर है एक मटेरियल का, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था रो से, और हमने कहा था कि ये लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा वी समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n डेल वी, और हमने कहा था कि बेसिकली डी पी आई लेट्स से। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर था उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। इस तरीके से जो ये एक मटेरियल की है, अगर एक बेसिकली एलिमेंटल वॉल्यूम की या डी वी आई एलिमेंटल वॉल्यूम डी वी आई की अगर हम डायपोल मोमेंट बेसिकली डी पी देखें तो वो होगी डी पी पी डी वी आई, ठीक है। और ये डायपोल मोमेंट बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगी उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी देखा है। यानी एक डायपोल मोमेंट एक एलिमेंटल वॉल्यूम की जो डायपोल मोमेंट होगी उसको हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। यानी लेट्स से कि एक इस एलिमेंटल वॉल्यूम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, यानी अगर हम इसको देखें कि जो एक स्मॉल डिफरेंशियल वॉल्यूम की वजह से इस डायपोल मोमेंट की वजह से जो स्मॉल डिफरेंशियल पोटेंशियल होगा, यानी एक स्मॉल अमाउंट में डी वी जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पी डॉट ए आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी वी डैश,
ठीक है, यानी हमने ये देखा था कि जो GP है P dV डैश है, इस डायपोल डिफरेंशियल इस एलिमेंटल वॉल्यूम की वजह से जो डायपोल मोमेंट बनी है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट PAR dV डैश R स्क्वायर। अब इस इंटीग्रल को फर्दर एवेलुएट करने से पहले दो आइडेंटिटीज़ हैं जो कि मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और ये आप लोगों ने देखी है कि एक आइडेंटिटी तो है फर्स्ट डेल डैश FA इज इक्वल्स टू F डेल डैश A प्लस A डॉट डेल डैश F, और सेकंड ये है कि डेल डैश 1/R इज इक्वल्स टू AR R। तो ये हम यूज़ करेंगे इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए, और इसमें बेसिकली जो R है उसको फर्दर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि x माइनस एक्स डैश स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस d माइनस d डैश स्क्वायर। तो हम इस इंटीग्रल को फर्दर देखते हैं कि v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल P डॉट AR R स्क्वायर dV डैश। ठीक है, तो अभी हमने एक आइडेंटिटी देखी थी कि ये आइडेंटिटी 1/R इज इक्वल्स टू AR R स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं अपनी अबव इक्वेशन में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट डेल 1/R dV डैश। तो एक सेकंड आइडेंटिटी जो हमने ये देखी थी, इसको जब हम यूज़ करेंगे तो इस इक्वेशन को फर्दर हम ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगी v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल डैश P/R dV डैश माइनस v डेल डैश डॉट P/R dV डैश। अब बस इस इंटीग्रल को अगर आप इस पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो हम इसको फर्दर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
v del dot p r dv dash minus v del dot p r dv dash। यहाँ पे अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें, जो कि ये कहता है कि डेल डॉट ए डी वी इज इक्वल्स टू ए डॉट डी एस, तो v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r डॉट, क्योंकि डी एस है इसमें एक नॉर्मल भी आता है, डी एस फर्दर आपको पता है कि इक्वल होता है ए एन डी एस के। यहाँ पे ए एन डैश और डी एस डैश आ जाएगा और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस में अंदर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस डेल डॉट पी आर डी वी डैश। अब अगर मैं इस क्वांटिटी को, इन दोनों क्वांटिटी को फर्दर नाम दे दूँ, यानी p डॉट ए एन डैश और डेल डॉट p नेगेटिव, इसको मैं फर्दर आगे एक स्पेसिफिक नाम दे दूँ। अच्छे, इसको मैं कह रहा हूँ कि रो पी एस, और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये है रो पी। तो बेसिकली मेरी जो इक्वेशन है वो फर्दर, इसको मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल्स टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो पी एस अपॉन आर डी एस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट v रो v r dv डैश, ठीक है। तो बेसिकली ये इक्वेशन ये बता रही है कि जो हमारे पास डायपोल मोमेंट की वजह से जो पोटेंशियल है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम जो डायपोल मोमेंट की जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब डायपोल मोमेंट की हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, तो हमें पता है कि अगर हम उसकी फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी से जो पोटेंशियल है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हमने ये देखा है कि जो हमारे पास बेसिकली जो पोटेंशियल है, यानी इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड
due to polarized dielectric may be calculated from the contribution of surface and volume charge distribution. जिसमें rho PS is equals to P dot AN related to surface charge distribution और rho P is equals to del dot P माइनस के साथ ये जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फील्ड जो है ड्यू टू अ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक वो हम इन डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ये हमने अभी डिराइव किया है। और इनको बेसिकली पोलराइजेशन, चार्ज डेंसिटीज या फिर इनको बेसिकली बाउंड चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेसिकली जैसे हमने ये देखा है कि हमने फ्री स्पेस में ये देखा था कि जो डाइवर्जेंस थी, डाइवर्जेंस पोस्टुलेट्स या गॉस लॉ था हमारे पास इन डिफरेंशियल फॉर्म, उसको हम लिखते थे कि डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता था। ये फ्री स्पेस में था। लेकिन अभी हमने देखा है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक में या इंसुलेटर्स में देखते हैं तो उसमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम नहीं रहती, डायपोल मोमेंट्स बन जाते हैं। और हमने एक ये भी देखी थी कि इक्विवेलेंट हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी आ जाती थी, जिसे हम रो PS से रिप्रेजेंट करते थे, किया है अभी। तो बेसिकली हमें फर्दर जो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। डाइलेक्ट्रिक के लिए हम देखते हैं कि चूँकि डेल डॉट ई अब रो नहीं रहता हमारे पास, चूँकि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज़ भी आ जाती हैं, तो जो डेल डॉट ई है वो हो जाता है रो प्लस रो PS के इक्वल होने जाता है, क्योंकि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है डाइलेक्ट्रिक के केस में ये भी इंक्लूड होगी और फर्दर ये एप्सिलॉन नॉट ई के इक्वल हो जाएगा। और हमने ये देखा था कि ये जो रो PS है लास्ट उसमें, उसको हमने बेसिकली डेल डॉट
पी से रिप्रेजेंट किया था, और ये जो पी है ये पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली पोलराइजेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। अब अगर इसको मैं डेल ई, और चूँकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैं अगर माइनस कर दूं और यहाँ पे बेसिकली यानी इस क्वांटिटी को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा रो पी एस बाय एप्सिलॉन नॉट रो एप्सिलॉन नॉट। यानी डेल डॉट ई माइनस रो पी एस बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू रो एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ या एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो बेसिकली मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई माइनस रो पी एस इज इक्वल्स टू रो। और ये हमने देखा था कि जो रो पी एस है वो फर्दर इक्वल होता है डेल माइनस पी के। तो जो अब इक्वेशन है इसमें अगर इसकी वैल्यू पुट करूं तो मैं डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई माइनस प्लस, जो कि ये वैल्यू मैं अगर इधर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा डेल डॉट रो इज इक्वल्स टू रो के इक्वल। और इसको मैं जो फर्दर यहाँ पे लिखूँगा तो डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस डेल पी रो। ये चार्ज डेंसिटी इन फ्री स्पेस है, ये पोलराइजेशन वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बेसिकली अगर मैं अगर ए प्लस बी का डॉट है तो इसको मैं डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस फर्दर इसको देखूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल्स टू रो। और इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ कि डेल डॉट रो ई प्लस पी इज इक्वल्स टू रो। और इस क्वांटिटी को लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ ई प्लस पी इज इक्वल्स टू डी। तो बेसिकली जो डेल डॉट डी है वो इक्वल हो जाएगा रो के। तो अभी जो एक क्वांटिटी हमने लिखी है d इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये फंडामेंटल एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, या इसको हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और इसका जो यूनिट है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। और
यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है उसके अगर हम उसको यूज़ करें तो हम ये डाइवर्जेंस रिलेशन किसी भी मीडियम के लिए बगैर पोलराइजेशन वेक्टर के जाने हम ये यूज़ कर सकते हैं। जो डाइवर्जेंस रिलेशन है इसको अगर आप याद करें फर्दर तो बेसिकली अगर हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें, लेट्स से कि डेल डॉट वी डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो, ठीक है, और हम दोनों साइड पे वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें डेल डॉट वी रो डी वी और रो डी वी, ठीक है। तो ये हमें पता है डाइवर्जेंस थ्योरम से, और बेसिकली ये जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा जितना टोटल चार्ज है इनक्लोज्ड क्यू इनक्लोज्ड के इक्वल हो जाएगा, और जो ये है इसको हम फर्दर आगे लिख सकते हैं कि डी डॉट डी एस, तो ये हमारे पास बेसिकली गॉस लॉ हो जाएगा इन ए डाइलेक्ट्रिक। तो हम बेसिकली इस डाइवर्जेंस रिलेशन से बेसिकली गॉस लॉ फर्दर हम देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में हम जो इसको यानी अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूँ कि ये क्या कह रहा है कि द टोटल outward flux of the electric displacement over any closed surface is equal to the free charge enclosed in the surface, ठीक है। यानी ये जो हमने बेसिकली यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया था, यानी डाइवर्जेंस थ्योरम का आपको पता है कि डेल डॉट ए डी एस डी वी इज इक्वल्स टू क्लोज्ड ए डॉट डी एस एस। तो ये हमने थ्योरम अप्लाई किया है, तो इससे हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं। और बेसिकली जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे डेंसिटी का फ्री चार्जेस का, तो वो हमारे पास टोटल इक्वल होगा चार्ज इन क्लोज्ड के। तो ये हमने देखा था कि ये एक गॉस लॉ की फॉर्म है, और बेसिकली गॉस लॉ यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी आउटवर्ड फ्लक्स है, यानी ये हमने देखा था कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है, ठीक है, लेकिन इस केस में जो फ्लक्स है वो किस वजह से है, ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से, वो इक्वल है फ्री चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस क्लोज सरफेस के। यानी अगर मैं दोबारा से बताऊं कि हमने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, और हमने कहा था कि इन केस ऑफ इंसुलेटर्स जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास फ्री चार्जेस हैं, ये जो डेंसिटी है इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि अब पोलराइजेशन वगैरह के होने से डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो डेल डॉट ई है वो इसके इक्वल नहीं होती, इसके इक्वल हो जाती है।
तो इसके फर्दर हमने बेसिकली ये टीडीएस डेरिवेशन की थी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो ये आया था कि डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो के। अब ये डाइवर्जेंस रिलेशन है, इस पे हमने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया है, तो उससे हमें गॉस लॉ मिल गया है जो कि ये बता रहा है कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो इक्वल है फ्री चार्ज इनक्लोज इन दैट क्लोज सरफेस के। इसी तरीके से एक हम जो पोलराइजेशन है, बेसिकली जिस पोलराइजेशन की हम बात कर रहे थे, जो डायपोल वगैरह बन रहे थे, उसको हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी जो P है उसको हम E बेसिकली P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट यानी इसमें बेसिकली अगर आप इस रिलेशन को देखना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो पोलराइजेशन है वो बढ़ती जाएगी। जितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतनी हमारे पास पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ये इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, अगर इसमें प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाऊं तो बेसिकली ये जो है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस है और ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। तो हम बेसिकली अमूमन बुक्स में इस फॉर्म में भी जो पोलराइजेशन है उसको लिखा जा सकता है। और इस तरीके से हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट E प्लस पी के। तो अब अगर हम P की वैल्यू इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स डेंसिटी है वो हो जाएगी फर्दर इक्वल्स टू E प्लस एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी और E के, और फर्दर अगर हम एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें और E कॉमन ले लें तो हमारे पास 1 ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी और वो इक्वल हो जाएगी E के। तो हमारे पास इन द एंड जो रिलेशन बन जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी E के। तो ये एक रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ ससेप्टिबिलिटीज हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। और इसको अमूमन बुक्स में बेसिकली अगर हम देखें तो D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E की फॉर्म में भी लिखा जाता है। यानी ये जो E है फर्दर परमिटिविटी, उसको हम ससेप्टिबिलिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और बेसिकली ये रिलेटिव, और इस टर्म को हम कहते हैं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी है। लेकिन जो एक्चुअल परमिटिविटी है उसको हम लिखते हैं कि E इज एक एप्सिलॉन, ये R है, और जो एक्चुअल परमिटिविटी है वो इक्वल हो जाती है E1 प्लस ससेप्टिबिलिटी के। तो अगर मेरे पास बेसिकली मैं इसको D लिखूं और E लिखूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को मैं इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ। और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए बेसिकली इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। और जितने भी मटेरियल हैं, अगर हमारे पास परमिटिविटी का पता हो तो हम बेसिकली उस मटेरियल को करेक्टराइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से।